नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। इनका जन्म 7 अप्रैल 1965 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। आइए पाठ का सार जानते हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक पत्र की महत्व को बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग है। जैसे तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र, अपने पूर्वजों के पत्र संभाल कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर संभाल कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में, म्यूजियम में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए पाठ की व्याख्या जानते हैं। पाठ की व्याख्या इस प्रकार है। पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले जमाने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीजों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक जमाना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप मैसेजेस और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह हैं। पत्र जैसा सेटिस्फेक्शन, संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। दूसरा भाग, पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, यह भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े
और नई नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत बड़ा इतिहास पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी इन पत्रों में जानकारी मिलती है। इस पाठ का दूसरा भाग इसमें, चाहे वो कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक अस्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता और उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं और हम उस समय की याद को ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से भी सहमत होंगे, सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका है और हर एक पत्र का अपना दायरा होता है। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं और कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी यही चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं, उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और लोग उनका इंतजार करते हैं। इस बात का दूसरा भाग इसमें, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो यह प्रूव करती हैं, सिद्ध करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले, लेकिन आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं जैसे मोबाइल फ़ोन और अन्य साधन, जिनके द्वारा बहुत आसानी से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही सुविधापूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। इस पाठ का दूसरा भाग, पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास तथा कोशिश की जा रही है। पत्र लेखन की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस में, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सकें और पत्र लेखन की कला में पारंगत निपुण हो सके। भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन के मुकाबले होते हैं, कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं
जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है, वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर प्रयास किए जाएं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ऐसा आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। सर्वप्रथम शुरुआत 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक यह हर वर्ष होता है। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती है, तो वे तो वह आजकल भी चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं फैक्स आ गए हैं, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र तुरंत भेज देता है। ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सबने चिट्ठियों को की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो। ऐसा भी व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र न लिखा हो या फिर पत्र का इंतज़ार न किया हो। पत्रों का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी से जारी रहा है। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतज़ार करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचाने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब वह बात नहीं है। अब तो यह तेज़ गति से होने लगा है। यातायात के साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम अपने संदेश एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। इन सब में इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह जमाना कैसा था और उस समय में किस तरह के कार्य हुआ करते थे। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। अगर उस समय में ऐसा जमाना होता, इतने सारे साधन उपलब्ध होते, तो शायद पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री को पत्र न लिखकर फोन करते। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत में इस इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, असली मेजरमेंट है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी
युवाजन पढ़ना चाहते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में हालात कैसे थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दिशा में था, यह सब जानने और समझने का मौका मिलता है और यही एकमात्र मापदंड है। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। इन पत्रों ने साबित कर दिया है कि यह युद्ध हुआ था 200 सालों तक। अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध वो छेड़ा था उसकी कितनी जमीनी मजबूती थी, इन पत्रों ने यह साबित कर दिया है। इन पत्रों के द्वारा सही जान पाए हैं कि उस समय में जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख जाता तो वह पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य महान हस्तियां, उनके साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके नाम पत्र के ऊपर लिखे जाते थे और वह पत्र सीधे उनके पास पहुंच जाया करते थे। लोग उन्हें देश विदेश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में महात्मा गांधी की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वह हर किसी पत्र का जवाब स्वयं ही देते थे। इस पाठ का दूसरा भाग। जब पत्र लिखते समय महात्मा गांधी का दाहिना हाथ थक जाता तो वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हुए हैं, हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र उनके पास गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया है। ड्राइंग रूम में इन पत्रों को एक फोटो फ्रेम में फ्रेम कराकर बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। पत्र पाठक के मनोभावों पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं, उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित कहानी पर लिखी गई हैं। महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें सहेज कर रखा गया है, किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखियों है कहानी में संकलित किया गया है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान पुरुषों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच लिखे गए पत्रों को छापा गया है, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी मिलता है। जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान पाते हैं। भारत में पत्रों की लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, पर इसका असली विकास आज़ादी के समय के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया तो गुडविल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। इस
पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार। पत्र लेखन का कला और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है। आज के समय में भी चिट्ठी पत्रों ने अपनी महत्ता को खोया नहीं है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। आज भी लोग चिट्ठियों और पत्रों का इंतजार करते हैं। आज भी अलग अलग स्थान के लोग, जैसे कठिन रास्ते में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, बर्फ में और जंगलों में रहने वाले लोग चिट्ठियों और पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। चाहे शहरी इलाकों में शानदार हवेलियाँ हों, या फिर झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, या फिर गाँव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, आज भी खतों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। या किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना होते हैं, इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। और आप जहाँ जहाँ देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आप डाकखाना अवश्य ही पाएंगे। और उन डाकखानों में लोग अपने खतों का, अपने पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। किसी को खत पहुंचाना होता है, तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना होते हैं, इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर अवश्य पहुंचते हैं। आप जहाँ देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में, हर शहरों में आप डाकखाना अवश्य ही पाएंगे। धन्यवाद।